मधुमेह एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम, एक लाइफस्टाइल डिजीज़ मान रहे हैं। मधुमेह जिसको हम डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं इंग्लिश में, और मधुमेह का ये जो रोग है वो एक क्रॉनिक हाइपरग्लाइसीमिया, एक शुगर का बढ़ना, एक बॉडी के अंदर लगातार उसका बढ़ा रहना से उसको कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं बॉडी के अंदर, वो हम आजकल देख रहे हैं। उसको हम मधुमेह कहते हैं, जिसका ब्लड शुगर लेवल जो हमारे शरीर में जो एक मेटाबॉलिक सिस्टम के साथ एक शुगर का लेवल होना चाहिए उससे कहीं बढ़ा हुआ मिलता है, तो उस आदमी को हम मधुमेह का रोग के से ग्रस्त मानते हैं, जिनका शुगर का लेवल बड़ा होता है। ये जो शुगर के लेवल्स हैं इसको हम दो हिस्सों में बांटा जाता है। एक होता है खाली पेट फास्टिंग और एक होता है खाना खाने के बाद, उसको कहते हैं हम पोस्ट प्रेंडियल। फास्टिंग का मतलब है कि जिसका लेवल 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर है, तो उसको हम कहेंगे कि उसका शुगर का लेवल एक नॉर्मल, जो हमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक फिगर्स दी हैं कि भाई इससे लेवल से ज़्यादा होगा तो जो भी व्यक्ति है उसको हम मधुमेह का रोगी कह सकते हैं। ऐसे ही पोस्ट प्रेंडियल, जिसका शुगर का लेवल पोस्ट प्रेंडियल खाना खाने के 2 घंटे के बाद 145 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर होगा, तो उसको हम मधुमेह का रोगी कह सकते हैं। इसका एक डायग्नोसिस और बना सकते हैं कि आजकल ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं HbA1c, जिसका लेवल 7% से ऊपर होगा, तो ऐसे व्यक्ति का हम कह सकते हैं कि वो डायबिटीज से ग्रस्त है और इसका हमें पूरा का पूरा उसका उपचार करना चाहिए। ये 2 टाइप की डायबिटीज़ मानते हैं, एक होती है टाइप 1, एक होती है टाइप 2। और इवन शुगर कई और प्रकार के कारणों में भी देखा जा सकता है। इवन प्रेगनेंसी में भी, जो लेडीज़ की जो प्रेगनेंसीज में भी ये डायबिटीज़ कई बार पहली बार देखी जाती है, उसको कहते हैं हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस। टाइप 1 डायबिटीज़ होती है, बच्चों में देखा जाता है, मोस्टली 20 साल से नीचे बच्चों में देखा जाता है। ये इसकी वजह होती है कि जहाँ से हमारा इंसुलिन निकलता है, ये एक हार्मोन है, वो निकलता है बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियास। पैनक्रियास के अंदर एक सेल्स होती हैं बीटा सेल्स, वहाँ से ये पैनक्रियास से निकलता है, ये निकलना बंद हो जाता है, या इसकी सेंसिटिविटी ख़त्म हो जाती है, या ये ऑटो इम्यून कोई डिजीज़ ऐसे होती हैं जिससे ये पैनक्रियास ख़राब हो जाता है, तो वहाँ से जो क्षमता होती है बीटा सेल्स की वो ख़त्म हो जाती है, उसमें से इंसुलिन नहीं निकलता है, जो हमारे शुगर के पूरे मेटाबॉलिक सिस्टम को एक चला रहा है। वो उसको हम कहते हैं एक लाइफलाइन है हमारी मेटाबॉलिक सिस्टम की। जो ये लाइफलाइन मेटाबॉलिक सिस्टम की अगर वो ख़राब हो जाती है तो हमारा शुगर का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। जब ये शुगर का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है और क्रॉनिकली जब ये शुगर का लेवल बढ़ा रहता है, तो उसी को हम डायबिटीज़ कहते हैं। सिमिलरली जब बच्चों में ऐसा होता है, देखा जाता है 8-9 साल के बच्चे हैं, इवन 4 साल के बच्चे हैं, 5 साल के बच्चे हैं, 20 साल तक ये देखा जाता है कि उनमें इंसुलिन बना ही नहीं या निकला ही नहीं, या जितनी हमें मात्रा चाहिए उतना निकलता ही नहीं, बिकॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल्स और मे बी ऑटो इम्यून प्रोसेस इन द बीटा सेल्स, कि वो डेड हो गए, वो समझ लीजिए अंदर ख़त्म हो गए बीटा सेल्स, जिसकी वजह से इंसुलिन निकलता है। तो वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट कह सकते हैं। ये डिफेक्ट इसको कहते हैं हम टाइप 1 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज़ मोस्टली 95% जो हमारी पॉपुलेशन में, हमारी कम्युनिटी में है, वो है टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ है जिसमें इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम हो गई, इंसुलिन की क्षमता कमज़ोर पड़ गई, इंसुलिन की जो रिक्वायरमेंट है हमारे लिए पूरी नहीं हो रही। तो इन चीज़ों से इसको कहते हैं हम टाइप 2 डायबिटीज़। कि पहले तो वो ठीक थे, जैसे 20 साल तक, 30 साल तक, 40 साल तक वो ठीक थे, बिल्कुल कोई शुगर नहीं थी, और 40 साल की पहली बार वो मेरे क्लिनिक में आता है, कहता है जी मेरे को तो भूख ज़्यादा लग रही है, प्यास ज़्यादा लग रही है, लाइक कुछ सिम्टम जो होते हैं वो हमने देखे, हमने टेस्ट किया तो पता लगा कि इसकी तो शुगर 300 के करीब आ गई। तो उस ऐसे लोग जो होते हैं जो 30 साल 40 साल से या ऊपर या इवन नीचे भी होते हैं, पहले तो ठीक थे लेकिन बीच में एकदम कैसे हुआ, इसका मतलब उनकी जो सेंसिटिविटी थी, जो इंसुलिन निकल रही है उनके बॉडी के अंदर से, जो इंसुलिन निकल रही है वो उसकी पर्याप्त मात्रा नहीं निकल रही। एक बात, एक उनकी सेंसिटिविटी ख़राब हो गई। तीसरा, उनके कोई ऐसे रीजंस हैं, कुछ और कोमॉर्बिड कंडीशंस कहते हैं, उसकी वजह से उनको डायबिटीज़ बन गई, उसको कहते हैं हम टाइप 2 डायबिटीज़। ये काफ़ी हद तक लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि पहले वो लोग 50 किलो क्या था एक आदमी, वो बन गया 100 किलो का।
50 किलो के आदमी को जितनी इंसुलिन की रिक्वायरमेंट थी वो पूरा कर रही थी उसकी बॉडी, बट 100 किलो के आदमी को उसकी जो अंदर से जो इंसुलिन निकलती है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं निकल रही। दूसरा, एक उसके जो ऑर्गेन्स हैं जैसे मसल है, लिवर है और एडिपोज टिश्यू है, वो उसके जो ऑर्गेन्स हैं वो उसको सेंसिटाइज नहीं हो रहे हैं इंसुलिन से। जो इंसुलिन निकल रहा है उसकी इनसेंसिटिविटी हो गई, सेंसिटिविटी खत्म हो गई। ये बिकॉज ऑफ ओबेसिटी। ओबेसिटी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ बिकमिंग टाइप 2 डायबिटीज। कुछ एक लक्षण, कॉमन लक्षण जो होते हैं वो होते हैं, हम कहते हैं ज़्यादा प्यास लगती है, ज़्यादा भूख लगती है, पतला हो जाता है आदमी, कमज़ोरी ज़्यादा फील करता है, इन्फेक्शंस अगर उनको होती हैं तो लंबे देर तक चलती हैं, फंसे फुड़ियाँ ज़्यादा हो सकते हैं, आँखों से दिखना कम हो सकता है, हार्ट के ऊपर थोड़ा सा हार्ट अटैक्स ज़्यादा हो सकते हैं। कई बार पेशेंट आता है सिर्फ हार्ट अटैक आता है और पता लगता है कि उसको डायबिटीज़ भी थी पहले। कई बार उनको किडनीज़ की प्रॉब्लम होती हैं, कई बार उनको गैंग्रीन जैसे फुट में अल्सर्स बन गए हैं और उसको काला पड़ जाता है और उस टाइम पाते हैं। सो दीज आर ऑल कॉम्प्लिकेशंस। एक्चुअली कुछ लोग आते हैं डायबिटीज़ के शुरू होते ही, कुछ लोग आते हैं अपने आप को इग्नोर करते रहते हैं, पता नहीं लगता उनको कि ये इन्फेक्शन थी, उनको नहीं मालूम कि अंदर उनके ये मेटाबॉलिक प्रॉब्लम डायबिटीज़ है कि नहीं है। जिनके मदर फादर डायबिटिक हैं तो वो 50% आपका जो बढ़ जाती है, आपकी डायबिटीज़ के अंदर क्षमता बनने की होती है, वो आप यू आर मोर प्रोन फॉर बिकमिंग डायबिटिक इन दोज पेशेंट्स। सो एटलीस्ट दे आर हाई रिस्क ग्रुप। क्योंकि हाई रिस्क ग्रुप कैसे है वो, क्योंकि उनके जो फैमिली के मेंबर्स हैं वो डायबिटीज़ के शिकार हैं। किसी को भी ऐसा सिम्टम्स, लक्षण दिखते हैं जो ये कॉमन लक्षण हैं, जो ज़रूरी नहीं है कि हर पेशेंट को, हर आदमी को ये दिखते हैं, लेकिन जब ऐसे कोई लक्षण दिखते हैं तो उनको एक सिंपल ब्लड का टेस्ट करा के पता लग जाता है। हमारा शुरू से यही मुद्दा रहता है कि हमें एक बैलेंस डाइट लेनी है। फास्ट फूड इज़ नॉट ए बैलेंस डाइट। फास्ट फूड हमेशा एक फैट्स की तरफ ज़्यादा होती है, एक उसके अंदर घी, मक्खन, पोर्क, फिशेस, ये ज़्यादा माना जाता है। इसके अंदर जो फैट्स होती हैं वो इतनी ज़्यादा मात्रा में होती हैं कि हमारा जो कैलोरी इनटेक है वो बिगड़ जाता है। वो स्वादिष्ट होता है इसलिए कि बिकॉज उसमें फैट्स ज़्यादा हैं। फैट्स हमेशा टेस्टी माने जाते हैं। वो प्रोटीन हमेशा, प्रोटीन वाले पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट वाले पदार्थ हमेशा थोड़े से टेस्टी नहीं माने जाते, इसलिए फास्ट फूड की तरफ कल्चर ज़्यादा बढ़ता है। बच्चों को ज़्यादा टेस्टी लगता है इसलिए वो जाते हैं। आपको चाहिए थी 1500 कैलोरीज, आपने एक ही मील को 2000 कैलोरीज खा ली। नेक्स्ट मील आपने लिया, आपकी ऑलमोस्ट कैलोरीज बन गई 4000 कैलोरीज सपोज, और आपको चाहिए थी 1500 कैलोरीज। 2500 कैलोरी जो एक्स्ट्रा ले रहे हैं आप, वो कहाँ जाएगा? वो बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होगा, वो धीरे धीरे फैट, विसरल फैट और एब्डोमिनल फैट्स के अंदर आ जाएगा। धीरे धीरे आदमी मोटा होना शुरू हो जाएगा। उस मोटापे की वजह से जो इंसुलिन जो निकल रहा है हमारा, उसकी मात्रा उसके हिसाब से क्षमता से कम हो जाएगी। वो इंसुलिन सेंसिटिव नहीं रहेगा उस को, क्योंकि वो जब वेट बढ़ जाता है, एडिपोज टिश्यू बढ़ जाता है, मसल मास बढ़ जाता है, उस मास में आपकी जो सेंसिटिविटी है, इंसुलिन हमारा सपोज 25 से 30 मिलीग्राम निकलना चाहिए, मिलीलीटर निकलना चाहिए, वो नहीं निकल पाता है, या वो निकलता है तो उस मात्रा के लिए पर्याप्त नहीं है, तो उसको कहते हैं हम इंसुलिन इनसेंसिटिविटी। इसीलिए ओबेसिटी सबसे बड़ा एक कारण बन जाता है शुगर को बनने में। सो इसीलिए ये कहा जाता है कि ये जो डायबिटीज़ है ये लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है। हमारा जो सारा सिस्टम चल रहा है वो शुगर के ऊपर और कार्बोहाइड्रेट के ऊपर, प्रोटीन के ऊपर, विटामिन के ऊपर चल रहा है। जब ये फेल हो जाता है तो मधुमेह हुआ। मधुमेह की वजह से हमारे आंखें खराब हो सकती हैं, हमारे दिल खराब हो सकता है, हार्ट अटैक्स बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो धमनियाँ हैं, जो हमारे खून की जो धमनियाँ हैं, उसके अंदर शुगर का लेवल ज़्यादा है। उसकी वजह से धमनियों के अंदर चेंजेस आ रही हैं, उसकी वजह से धमनियाँ बंद हो सकती हैं, हमारा बुढ़ापा जल्दी आ सकता है, एथेरोस्क्लेरोसिस जल्दी हो सकता है, आंखों के अंदर जो आर्टरीज हैं, जो सारा खून का बहाव जहाँ जहाँ भी होता है पूरे बॉडी में हो रहा है, तो वो हर बॉडी के सिस्टम को ख़राब कर सकता है। आंखों के अंदर रेटिनोपैथी, उसको कहते हैं हम डायबिटिक रेटिनोपैथी। हार्ट अटैक्स हो जाते हैं,
मायोकार्डियल इन्फार्क्शंस आर मोर कॉमन इन डायबिटिक पेशेंट्स। जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं तभी ये देखा जाता है कि वो 10 साल पहले ही उनको हार्ट की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है कई बार, अगर उनकी शुगर कंट्रोल ना हो तो। ऐसे ही किडनी की प्रॉब्लम, नेफ्रोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी बहुत कॉमन है, हिंदुस्तान में देखा जा रहा है। डायलिसिस की ज़रूरत पड़ जाती है, किडनी फेल होना शुरू हो जाती हैं क्योंकि सर्कुलेशन किडनी का ख़राब हो रहा है, बार बार इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो ये सारा किस वजह से है? मेन कारण क्या रहा? शुगर। सिमिलरली सेक्सुअल डिसफंक्शन, उसकी वजह से भी धमनियाँ हमारी ख़राब हैं, हमारी पिनाइल, हमारे ऑर्गेन्स हैं, इंटरनल ऑर्गेन्स हैं, उनको भी सर्कुलेशन जो है वो कम हो रही है। सो सेक्सुअल डिसफंक्शन इज़ ऑल्सो वेरी मच इंक्रीजिंग इन दिस कम्युनिटी ऑफ डायबिटिक्स। फिर आज नीचे आ जाइए, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी बहुत कॉमन है। अल्सर्स, जो डायबिटिक अल्सर कहते हैं हम जब चलते हैं तो हमारी बॉडी के सिस्टम के अंदर उनकी टिंगलिंग, नमनेस, उनको सुनपन आना वो शुरू हो जाता है। तो कभी उनको कोई चोट लगती है पैरों में तो वो ठीक नहीं हो पाती है, और चोट पता भी नहीं लगता है, बड़ा अल्सर बन जाता है, उस टाइम पे वो गैंग्रीन बन जाते हैं, एम्पुटेशन करना पड़ता है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि ये ऊपर से नीचे लेके कोई भी ऑर्गेन इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। ये सारा एक तरीका होता है, डायबिटीज़ की वजह से कॉम्प्लिकेशन हो रही है, डायबिटिक फुट बन रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है हमारे डायबिटीज़ के पेशेंट्स में। हम लोग डायबिटोलॉजिस्ट कहते हैं कि आप अपना जूता इतना ऐसा होना चाहिए कि आपको चोट ना लगे। मैंने आपको पहले बताया था इसमें कि न्यूरोपैथी हो जाती है। न्यूरोपैथी में आपको पता नहीं लगता है कि आपको चोट लग जाती है, आपको जख्म हो जाता है, आपको जख्म बढ़ जाता है, तब तक आपको पता भी नहीं लग पाता कई बार कि आपको पैर में जख्म हो गया। इसलिए आपका जूता, आपका चप्पल ऐसा होना चाहिए जिसमें एयर हो, जिसमें गद्देदार हो, जिसकी वजह से आप पैर कहीं भी रखें तो आपको चोट ना लगे। चोट ना लगे, अगर चोट लग जाती है तो इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और उसकी वजह से जब तक शुगर लेवल ठीक नहीं होगा तब तक वो इन्फेक्शन भी ठीक नहीं होती, इसलिए वो जख्म बढ़ता जाता है। वो इतना बढ़ जाता है कि कई बार हमें पैर काटने की नौबत तक आते हैं, उसको हम एम्पुटेशन करना पड़ता है क्योंकि वो इन्फेक्शन फैल जाता है। जब ये इन्फेक्शन बॉडी के अंदर फैल जाता है तो वो सेप्टिसीमिया का रूप ले लेता है, वो जानलेवा हो जाता है। इसीलिए एम्पुटेशन किया जाता है कि वो जानलेवा ना हो, इसलिए वहीं पैर काट दिया जाता है कि भाई उसको इन्फेक्शन बढ़े ना आगे। लेकिन आजकल की जो हमारी दवाई नीति है, हमारे डायबिटिक फुट के तरीके हैं काम करने के, वो इतने अच्छे हो गए हैं कि एम्पुटेशन की आजकल नौबत कम हो गई है। उसको हम ठीक करने के लिए हमें सबसे पहले डायबिटीज़ को कंट्रोल करना है, जूतों को, उनके पैरों को ठीक रखना है, उनके साफ पैर होने चाहिए, इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नंगे पाँव ना चलें, नंगे पाँव कोई नीचे कोई पत्थर लग गया, कोई कांच लग गया तो वो कई बार ठीक नहीं होता है, क्योंकि बिकॉज उनको शुगर है। शुगर के वाले मरीज़ को जख्म होना, इन्फेक्शन होना और उसका ठीक ना होना एक ज़्यादा वक्त लेता है। ये तो आपको पता लगा कि शुगर क्यों होती है, कैसे होती है। उनसे बचने का 2 उपाय हैं। कारण आपको मालूम है, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। नाउ वी स्टार्ट विद लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। जो भी शुगर का मरीज़ होता है उसको सबसे पहले उसको एजुकेट करना पड़ता है कि तुम्हें शुगर क्यों हुई। पहला उसकी डाइट, दूसरा उसकी दिनचर्या, उसका लाइफस्टाइल, उसकी एक्सरसाइज, उसकी फिजिकल एक्टिविटी, चौथा उसका स्ट्रेस लेवल। आजकल इतना ज़्यादा बढ़ गया है, दिल मांगे मोर। सो सिमिलरली हर आदमी को इस होड़ में वो ये भूल जाता है कि उसकी अपनी क्षमता कितनी है, कितना स्ट्रेस लेना चाहिए। स्ट्रेस की वजह से सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं, उसकी वजह से भी डायबिटीज़ बन जाती है। सो ये सबके मिश्रण से ही डायबिटीज़ लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है।
सो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस में हमें डाइट कंट्रोल करना चाहिए, हमें अपनी कैलोरीज के हिसाब से खाना चाहिए, हमारी दिनचर्या अच्छी होनी चाहिए, हमें वेट नहीं बढ़ना चाहिए हमारी एक्सरसाइज होनी चाहिए पूरी 30 मिनट से 45 मिनट की एक्सरसाइज अगर मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक करते हैं उससे आपकी कैलोरीज इनटेक ठीक रहता है। पहले था लोग बाहर जाते थे, काम करते थे, फिजिकल वर्क बहुत अच्छा था। आजकल फिजिकल वर्क की जगह ऑफिस वर्क ज़्यादा है, खाना खाया वहीं टेबल पे खाना खाया और वहीं पे बैठ गए, तो उनकी कैलोरीज कहाँ यूटिलाइज हो रही है। आप वो एक्सरसाइज कई तरीक़ों से कर सकते हैं। स्विमिंग इज़ वेरी गुड एक्सरसाइज, एरोबिक्स, आप मेडिटेशन, इवन आपको रिलैक्सेशन करना है, रिलैक्स होना है, मेडिटेट करिए। आपके ये सारे लेवल्स धीरे धीरे आपकी लेवल पे आ जाते हैं। तो प्रिवेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और प्रिवेंशन स्टार्ट होता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से। डायबिटिक पेशेंट और जो कि हार्ट का साथ साथ है उसको मीठी चीज़ें बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। जैसे मीठी मिठाइयाँ होती हैं, रूह अफ़ज़ा हो गया, जूसेस हो गए, मीठे फल में जैसे आम, लीची, केला, अंगूर, चीकू, शरीफा, ये नहीं लेना चाहिए। और सब्जियों में आलू, अरबी, जिमीकंद, शकरकंदी, चुकंदर, ये बिल्कुल मना होता है इनके लिए। सब्जियां सारी खा सकते हैं, सिर्फ आलू वगैरह नहीं खाना होता उन्होंने। और दालें सारी ले सकते हैं, साबुत दालें, राजमा, छोले वगैरह भी खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, कभी कभी खाना होता है वो। और ढोकला खा सकते हैं, उसका मीठा पानी निकाल के। इडली ले सकते हैं। हमारी फिजिकल एक्टिविटी ख़त्म होने से हमारा जो एक एक्सपेंडिचर ऑफ कैलोरीज बाय द बॉडी कम हो गई है। हम खाना खा रहे हैं लेकिन वो हम उसको कहीं फिजिकल एक्टिविटी में ख़त्म नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को अपने दिनचर्या से कुछ टाइम अपने लिए निकालना चाहिए। उसके लिए आधा घंटा से 45 मिनट्स, पौना घंटा तक आपको एक्सरसाइज, मॉर्निंग वॉक इज़ द बेस्ट। मैं मानता हूँ सारा दिन आप कुछ नहीं कर सकते, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर सकते, आप ऑफिस में बैठे हैं। ऑफिस आजकल तो एक कॉर्पोरेट कल्चर भी हम मानते हैं कि आप अपने काम से पहले हर 1-2 घंटे के बाद आप अपने आप को 5 मिनट के रिलैक्स करिए। हर कॉर्पोरेट कल्चर में ये माना जाता है कि आपका योगा, आपका मेडिटेशन, आपका स्ट्रेस लेवल कैसे कम किया जाए। ये आपके हर एक आदमी को ये मालूम होता है कि मुझे स्ट्रेस लेवल कैसे कम हो जाए। 5 मिनट म्यूज़िक सुनने से, 5 मिनट योगा करने से, 5 मिनट आपको कुछ देखने से अगर आपका लेवल, आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है तो मैं कहूँगा कि आप ये ज़रूर करिए। स्ट्रेस लेवल कम करने के तरीके बहुत हैं। डी स्ट्रेसिंग एक पूरे का पूरा एक मुद्दा माना जाता है आजकल उसके ऊपर कितनी दुनिया चल रही है कि योगा कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, कैसे आर्ट ऑफ लिविंग कैसे होना चाहिए। जाम में फंसे हैं, आपका एसी नहीं चल रहा है, आप हालत ख़राब है आपकी, आपको जाना था, आपकी मीटिंग थी 10 बजे और 10 बजे आप कार में बैठे हैं, तो आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा। क्या कर सकते हैं? तो ये सारा वही दिल मांगे मोर की वाली बात आ जाती है। तो स्ट्रेस लेवल को आपको कम करने की आपके पास क्षमता होनी चाहिए। आपने कैसे करना है अपना स्ट्रेस लेवल कम, वो आपको हर एक आदमी को ये पता लग जाता है कि मुझे स्ट्रेस लेवल कम करना है। अब अननेसेसरी मीटिंग नहीं करिए, अननेसेसरी टेंशन्स मत करिए। अब कहना तो बहुत आसान है, मैं मान सकता हूँ कि अननेसेसरी टेंशन क्या होती है। अननेसेसरी टेंशन है कि मुझे 10 बजे पहुँचना था, आप 10 बजे नहीं पहुँच पाएंगे, तो आपने टाइम क्यों दिया 10 बजे। या आप उस मुद्दे को थोड़ा सा देख सकते हैं कि मेरा ये ट्रैफिक जैम है, तो मैं यहाँ इसकी जगह मैं यहाँ जाऊँ, बहुत ज़रूरी काम है, बहुत ज़रूरी मीटिंग है, डेफिनेटली आप घर से 15 मिनट पहले निकल जाएँ तो उसका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा आपका। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप अपनी पूरी दिनचर्या में अगर चेंज कर सकते हैं, चेंज कर लीजिएगा, उससे आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा। और ख़ासकर मैं ये बताऊंगा, मधुमेह के जो मरीज़ होते हैं उनको स्ट्रेस जितना कम होगा उतना ज़्यादा अच्छा। उनकी स्लीप अच्छी होनी चाहिए, नींद अच्छी होनी चाहिए। नींद अगर नहीं होगी किसी की 6 से 8 घंटे के बीच में, जो समानांतर नींद मानते हैं, और अच्छी नींद, डीप स्लीप नहीं होगी, तो वो हमेशा उनका दिमाग के अंदर सबकॉन्शियस लेवल पे एक मेटाबॉलिक सिस्टम चलता रहता है। उसकी वजह से वो अगला दिन भी उनका सुस्तापन में रहेगा और ये एक विशियस साइकिल बन जाएगा। उसको तोड़ने के लिए आपको किसी की सलाह ले लीजिए, किसी से बात कर लीजिए, साइको एनालिसिस करवाइए। अपना स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए लोग साइकेट्रिस्ट की ओपिनियन लेते हैं। डिप्रेशन बहुत कॉमन है डायबिटिक्स में, उनकी आप हेल्प ले सकते हैं। एंटी डिप्रेसेंट्स की हेल्प तभी ले सकते हैं जब आप डॉक्टर की सलाह लेंगे। तो ये जो रोज़मर्रा की जो
दिनचर्या में आपकी जो टेंशन्स होती हैं वो कम करने के तरीके आपको पता होने चाहिए। आप उसके लिए सलाह दे सकते हैं, आप उसके लिए अपने आप को ढाल सकते हैं।